एक ऐसा परिवार जिसने भारत को सालों दर सालों लीड किया, लेकिन बहुत सारे आरोपों और विवादों के बीच रही ये फैमिली। कुछ की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो कुछ को बॉम्ब के धमाके से उड़ा दिया गया। जी मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल फैमिली द गांधी फैमिली के बारे में। इस परिवार की शुरुआत होती है इलाहाबाद का वो चमचमाता हुआ आंगन और एक पावरफुल वकील का घर। ये था आनंद भवन। With the start of Anand Bhavan as a homestay. इस घर के मालिक का नाम था मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजी तालीम, शान शौकत से भरी जिंदगी और शहर के सबसे सफल वकीलों में से एक। 14 नवंबर 1890 इसी घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा ये एक छोटा सा बच्चा आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। मोतीलाल नेहरू एक नामचीन वकील होने के साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी थे। अपने पिता की तरह जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने लगते हैं। आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार वो समय आता है जिस दिन भारत देश को आजादी मिलती है, 15 अगस्त 1947। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। पहले कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू ने बड़े आईटीटीएस और पब्लिक इंडस्ट्री की नींव रखी। साइंटिफिक टेम्पर और डेमोक्रेसी को मजबूत करना उनका सपना था। देश के सदन में नेहरू की नीतियों पर आज भी चर्चा होती है। कुछ लोग उन्हें मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा नेता मानते हैं तो कुछ लोग उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं। 1962 में भारत और चाइना युद्ध को लेकर उनकी विदेश नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी अब भी हमले करती है। नेहरू ने एक बड़ा फेमस नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हिंदुस्तान में परिवारवाद की राजनीति शुरू की, क्योंकि उनके बाद इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद का वो मशहूर आनंद भवन, उसमें एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है इंदिरा नेहरू। वो देश के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू की बेटी और कमला नेहरू की लाडली थी। आनंद भवन में पैदा हुई एक छोटी सी इंदिरा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये भारत देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बनेंगी। 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। उसके बाद देश एक नए लीडर की तलाश में था। तब नाम सामने आता है इंदिरा गांधी। उससे पहले कई कांग्रेस सीनियर लीडर ये मानते थे कि वो इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर लेंगे और कुछ ने तो उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत देश I, Indira Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm प्रधानमंत्री बनती है और इस दिन एक नए दौर की शुरुआत होती है। लेडी ऑफ इंडिया के नाम से दुनिया में एक नई पहचान मिली। जिस महिला को गूंगी गुड़िया तक कहा गया, कमजोर समझा गया, 1971 का युद्ध जीतने के बाद उसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया का दर्जा मिला। इंदिरा नेहरू से कैसे इंदिरा गांधी बनी? फिरोज गांधी का इंदिरा की जिंदगी में आना सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक नया अध्याय की शुरुआत होती है जिसका असर आपको भारत की राजनीति में आगे चल के नजर आएगा। शादी के बाद फिरोज और इंदिरा एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और यहीं से इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती है। 1944 में इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है राजीव गांधी। 1946 में दूसरे बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है संजय गांधी। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कुछ बड़े काम, बैंक नेशनलाइजेशन। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया जिसका मकसद था बैंक सिर्फ अमीरों से सीमित ना होकर गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों तक पहुंचे। ये फैसला उस दौर का वर्ल्ड इकोनॉमिक डिसीजन माना गया। ग्रीन रेवोल्यूशन को तेज करना, 1971 की जंग जीतना और बांग्लादेश का निर्माण करना। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974। इमरजेंसी 1975 से 1977 तक। ये एक बेहद विवादित फैसला है। इस पे A little over midnight on June 26, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi made this announcement that you're about to hear on the All India Radio. The President has proclaimed emergency. 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली का प्रधानमंत्री आवास, जो सब कुछ एक आम दिन की तरह लग रहा था। भारत की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी अपने दफ्तर के लिए सुबह सुबह निकल रही थी। तभी दो सुरक्षाकर्मी उनकी तरफ तेजी से हाथ में पिस्तौल लिए हुए इंदिरा गांधी की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी जी उन्हें देखकर नमस्ते करती है, लेकिन वो सुरक्षाकर्मी आज किसी और ही मूड में थे। वो तुरंत अपना रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी को बेइंतहा गोली मारने लगते हैं। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज पूरे देश को हिला देती है। उन पर हमला करने वाले उनकी ही सिक्योरिटी के लोग थे। एक का नाम था बबन सिंह तो एक का नाम था सवन सिंह। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm
that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी होती है। उसके बाद सोनिया गांधी इटली को छोड़कर भारत को अपना देश बना लेती है। इनके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम रखा जाता है प्रियंका गांधी, दूसरे का राहुल गांधी। एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के कुछ ऐसे काम जो भारत में आज भी सहूलियत का काम कर रहे हैं: कंप्यूटर टेलीकॉम रेगुलेशन, पंचायती राज रिफॉर्म, एजुकेशन पॉलिसी 1966 और आसाम पंजाब रिकॉर्ड्स। राजीव गांधी के कुछ ऐसे काम जिनका विरोध भी किया जा सकता है: बिफोर स्कैंडल्स 1987, साहवानो केस 1985, अयोध्या का ताला खुलवाना 1986। 21 मई 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु के एक शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी एक औरत धीरे धीरे कदमों से राजीव गांधी की तरफ बढ़ रही थी। असल में एक साधारण औरत नहीं, ये एक सुसाइड बॉम्बर थी जिसका नाम था तंजुमी राजाचरण। ये LTTI से जुड़ी एक महिला थी। LTTI उस जमाने में तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। जैसे ही ये राजीव जी के कदमों में आकर राजीव जी के पैरों को छूने के प्रयास करती है, वैसे ही अपना बम का बटन दबा देती है और तभी वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी का पॉलिटिक्स में आना ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, एक जिम्मेदारी भी थी। परिवार की विरासत और एक पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी। 1991 से 1997 तक सोनिया गांधी ने अपने आप को पब्लिक पॉलिटिक्स से दूर रखा। उनका फोकस था परिवार और राजीव गांधी की यादों को संभालना। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी कमजोर होने लगती है और पार्टी के अंदर एक मजबूत चेहरे की तलाश शुरू हो जाती है। और जैसे ही सोनिया गांधी पूर्ण रूप से एक्टिव होती हैं, वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चालू कर देती हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2004 में यूपीए गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत हासिल करती है। हालांकि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये पद स्वीकार नहीं किया और अपनी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक कमबैक कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट जाती है, जो पार्टी के इतिहास में सबसे बुरी हारों में से एक थी। 2019 के चुनावों में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल और आलोचना दोनों शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर मीम बनाकर पॉलिटिकल रैलियों में उनका मजाक उड़ाया गया। पप्पू एक पॉलिटिकल लेवल बन गया था। उनकी स्पीचों को आधा अधूरा काट कर वायरल किया जाता था और उन्हें ऐसा प्रस्तुत किया जाता था कि वो एक मंदबुद्धि है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी था। लेकिन राहुल ने चुप रहने की बजाय भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली। गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, किसानों के दुख दर्द को समझा, कंडक्टरों के, बसों के, बढ़इयों के, मोचियों के, सबके दुख दर्द को समझा और एक अपना अलग पॉलिटिकल स्टाइल बनाया। उनका फोकस बदला। उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सोशल इशू और जनरल ग्राउंड की बात की। राजनीति में नाम दिए जाते हैं, लेकिन असली पहचान वक्त देता है। राहुल गांधी का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, उनका करियर एक निकनेम तक सीमित। आपके क्या विचार हैं इस पॉलिटिकल फैमिली को लेकर? हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।